एक चीज़ कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि सरकारी कंपनियों को लेके अगर सबसे ज़्यादा बीते 8 महीने में किसी ने सबसे ज़्यादा कहा है, जोर से रिकमेंड किया, वो आप थे। ऐसा क्या था इसको मैं समझूंगा। उससे पहले एक इंटरव्यू सुनाता हूँ जो आपने वित्त मंत्री साहिबा के साथ किया था। पहले उस इंटरव्यू को सुनते हैं, उसके एक चंक को, जिससे ये समझ में आएगा कि 2 साल पहले क्या थी और 2 साल में चीज़ें कैसे बदली। इंटरव्यू दिखाइए। Madam Minister, some public undertakings like Coal India, BHEL, BEL, State Bank of India, these are jewels. But from a market standpoint, investors do not give them the true value. Are you looking at working closely towards changing the perception of some of the PSUs? Because more than business, more than talent, there is a perception problem there. Of course, but there should be such professional who will help the ministries to understand how to realize those values. It's not the finance ministry's function. It's got to be done by the respective ministries with professionals sitting and advising. 2 साल पहले सीधे तौर पे मंत्री से निकुंज ने सवाल पूछा था, निकुंज सर ने, और उन्होंने जवाब दिया था कि हाँ कहीं ना कहीं टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है। पहला तो यही मैं जानना चाहूँगा कि टर्न अराउंड स्टोरी जो आपने सवाल पूछा वो कैसे दिख रहा था आपको कि अगले 1 आध साल में ये टर्न अराउंड स्टोरी हो जाएगी और क्यों हुई है? देखिए, मार्केट के अंदर हम एक मार्केट कैप देखते हैं सेक्टर्स की। तो पीएसयू की जो मार्केट कैप थी 2008-9 के अंदर, वो 25% ऑफ द मार्केट थी। 25% ऑफ द टोटल मार्केट की जो मार्केट कैप थी पीएसयू की थी। उस समय सारे पीएसयू स्टॉक्स, क्योंकि 2008 के बाद, 2003 से 2008 के बाद जो बुल रन था वो कमोडिटी ड्रिवन बुल रन था। और पीएसयूज किस में है ज़्यादा? मेटल्स, बैंक्स, डिफेंस तो छोटे थे, रेलवेज डिड नॉट सी अ बर्थ। उनके बावजूद भी पीएसयू की जो मार्केट कैप थी वह हो चुकी थी 25%। इस गिरावट के अंदर पिछले 10 साल से कई कारण थे जिससे पीएसयूज को मार पड़ी। बैंक्स ने लोन दिए, पैसा वापस नहीं मिला, कमोडिटी के अंदर डाउन साइकिल आ गई, मैनेजमेंट चेंजेस हो रहे थे, सरकार ने नए पीएसयूज क्रिएट नहीं करे, पीएसयूज को मार पे पार पड़ती रही। 2020 के अंदर पीएसयू एज द टोटल मार्केट कैप जो थी वो 5% से भी कम हो गई, 25 से 5 ऑफ द मार्केट कैप। वो मार्केट एक्सपैंड हुआ, बिल्कुल, उसके बाद मार्केट कैप कम हो गई, तो पीएसयू बैंक की हिस्सेदारी कम हो गई। कई कारण थे, हम कई कारणों की बात कर भी सकते हैं, मगर आज जो मार्केट कैप है उसकी वो करीब 13% है। तो अभी भी 25 और 13 12% अभी भी ऊपर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स का जो अच्छा काम था खत्म नहीं हुआ है। उसके बावजूद पीएसयू बैंक्स में हमने देखा सरकार ने एक वैल्यू क्रिएशन की नीति अपनाई। पहले एक ज़माना आता था कि सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करना है जी, साल के एंड से पहले सरकारी कंपनी आएंगी, 1%, 2%, 3%, जैसे कहते हैं बंदर बाट, एक प्रकार की बंदर बाट चालू जाती थी, एक तरह की छड़ी लग जाती थी ओएफएस की। सरकार वैल्यू के बारे में नहीं सोचती थी, वो अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट के बारे में सोचती थी। बैंक्स को खास करके मार पड़ी, बैड लेंडिंग। इन पीएसयू बैंक्स को 2018 में सरकार ने रिकैपिटलाइज करा, 80,000 करोड़ रुपया डाला, सब बुक पर आया था, ये हाल था। थोड़े दिन पहले बैंक ऑफ इंडिया ने QIP रेज करा जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन फिगर्स आपको बता रही है। तो परिवर्तन हुआ, माइंडसेट हुआ, पीएसयू बैंक्स में कंसोलिडेशन हुआ, बहुत बड़ी बात है। कितने सारे बैंक होते थे, छोटे छोटे बैंक्स कम हो गए। फिर सरकार ने इनके अंदर बोला जी हम इनके अंदर, क्योंकि इनके पास लैंड थी, क्योंकि इनके पास कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का एडवांटेज, जब सरकारी कंपनी आपको बैंक पैसा दे देगा, बैंक में पैसा आपको डूबेगा नहीं, तो एडवांटेज था वो, वहाँ पर एफिशिएंसीज आने लगी। जिसको जिसकी समझ है वो चालू करो। पहले 3 साल पहले क्या होता था जी, किसी मेटल कंपनी को चला रहे थे, वो इंजीनियरिंग कंपनी के साथ, कोई इंजीनियरिंग कंपनी वाले बैंक में जा रहे थे। बैंक्स के अंदर हर 3 साल के अंदर आपके चेयरमैन बदलते थे, जो पुराने लोन दिए, जब तक नया चेयरमैन आता है पुराने लोन, नए बैड लोन हो गए, तो एक चक्र खराब हो चुका था। वहाँ पर काफ़ी चेंजेस हुए। तो कुछ ऐसे चेंजेस हुए जो बुनियादी थे, बैंक से स्टॉक सस्ते हो चुके थे, और कुछ और चीज़ें हुई सरकार की जिनमें इनको एडवांटेज मिला। रेलवेज का केपेक्स, डिफेंस का केपेक्स, आत्मनिर्भरता पे फोकस, आपने इन कंपनियों को कंपनियों के जैसे चलाया। दे गॉट द बेस्ट मैनेजमेंट विच इज़ कंपेरेबल टू प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पर इनको छूट दी डिसीजन मेकिंग के लेकर के। और वही चीज़ें जो होती हैं वह एंटरप्राइज वैल्यू क्रिएट करती हैं, और वही हुआ। सस्ते थे, अच्छा काम हो रहा है, सरकार की नीतियाँ, समय का चक्र और शायद इकोनॉमी का जो रुख है, इन सब फैक्टर्स की वजह से पीएसयूज वापस आए।
तो ये जो सारे कॉम्बिनेशंस बने क्विकली, क्योंकि पंकज मुरारका भी हमारे साथ जुड़ गया निकुंज, हम अब इस वक्त किस फेज में हैं? आपने हालांकि बताया कि अभी भी हमारे पास 13% का अपसाइड दिख रहा है पीएसयू बैंक्स में, बट आर वी इन द मिड ऑफ द रैली पीएसयू बैंक्स के लिए, या सिर्फ ये शुरुआत ही हुई है? नहीं देखिए, मेरी जो समझ है, डिफेंस, रेलवेज, जो पीएसयूज़ हैं, इनके अंदर मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा पैसा यहाँ से नहीं बनेगा, मल्टी बैकर नहीं बढ़ेंगे, एट बेस्ट अर्निंग्स पे कंपाउंड करेंगे। बैंक्स के अंदर मुझे अभी भी लगता है कि सस्ते हैं, बिकॉज अर्निंग साइकिल बैंक्स की अच्छी है। एक ज़माना होता था जहाँ पर आप पीएसयू बैंक्स को धुतकारते थे, बिल्कुल बैलेंस शीट ख़राब है। अब वही, क्योंकि बैलेंस शीट खराब थी, एनपीए कंसर्न्स दिख रही थी, तो आप एचडीएफसी बैंक को कोटक को ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहे थे। अब राम और श्याम बराबर हो गए, सबकी बैलेंस शीट अभी अच्छी है, तो उनका प्रीमियम कम है, इनका प्रीमियम नॉर्मल हो रहा है। एक बड़ी चीज़ हुई है। तो पीएसयू बैंक्स में अभी भी दम है। मेटल सिक्लिकल है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे है, अभी हम देख रहे हैं चाइना ठीक ठाक डेटा आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पीएसयू मेटल स्टॉक्स जो हैं, इनके अंदर थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। फिर हम आते हैं जो नए नीश पीएसयूज़ हैं। अब इरडा, पीएफसी, आरईसी, इरडा तो मुझे महंगा लगता है, आज भी शायद नीचे ही था जब मैं सुबह देख रहा था। मुझे याद है कि आज सबसे ज्यादा गिरावट हैमरिंग पिछले जो हुई हफ्ते है आपसे बात हो रही थी PSUs इस मुद्दे पे, पिछले हफ्ते बात हो रही थी, आपने कहा इरडा मुझे यहाँ से महंगा लग रहा है। लॉटरी था, तब से दो लॉटरी था, 10% एक दिन 10% बढ़ सके, आज भी करीब 7-8% नीचे है। तो लॉटरी लगी थी, लॉटरी लगी। तो कुल मिलाकर के पीएसयूज एक प्रकार का, एक हम कहते हैं ना कि अंग्रेजी में दे हैड बिकम द अगली डकलिंग्स ऑफ द मार्केट, नाउ दे आर द स्वॉन्स ऑफ द मार्केट। आप किसी भी कंपनी के आगे या पीछे पीएसयू लगाए ना, तो आपको मैं बिना आंख बंद करके बता सकता हूँ इस साल ऊपर गया। तो यही समय का चक्र होता है, यही मार्केट होता है। एक जो आपने कहा, अपना जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि सरकार ने कंपनियों को कंपनियों की तरह चलाया। हमेशा हम देखते थे कि जो सरकारी कंपनियों को सरकार अपने हिसाब से चलाती थी, मनमर्जी चलती थी। एक जो खासतौर पर ओएमसी में हमने देखा कि एक बड़ी रैली देखने को मिली ओएमसी स्टॉक में, जो सामान्य तौर पे नहीं होती इस तरह के। इस पूरे बैंकिंग की आपने बात की, ओएमसी सेक्टर में किस तरीके से बदला हुआ सरकार के फैसले और उनका क्या असर देखने को मिला? वहाँ अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ मनीष, मैं आपको इसलिए बताता हूँ बिकॉज अगर हम सी द टेस्ट ऑफ अ कंपनी एंड अ मैनेजमेंट इज ऑलवेज टेस्टेड इन टफ टाइम्स। देखिए, अच्छे समय में तो सब अच्छा चलता है, बिल्कुल। जब समय कठिन होता है, जब किसने क्या करा, जब समय कठिन होता है किसने क्या करा और स्ट्रेस कैसे झेला, वही होता है, क्या पॉलिसी होती है। तो यूक्रेन के बाद जो वॉर हुई थी, क्रूड ऊपर गए, तो तेल के दाम ऊपर गए, तो इनके जो गेन्स थे, आपने उसको बोला जी ये तो विंडफॉल गेन्स हैं, आपने विंडफॉल गेन्स उनकी रिफाइनिंग से हटा दिया, एक्सपोर्ट से हटा दिया, तो जो कमाने का मौका था आपने कम कर दिया बैलेंस शीट की। दूसरी अगर आप देखें कि इनके अंदर जो प्राइसेस थे, प्राइसेस आपने बढ़ाने नहीं दिए, तो उसकी वजह से मार्केट अभी भी कंफ्यूज्ड है। हालांकि इस बार इलेक्शन जब हुए थे उसके पहले भी प्राइसेस नहीं बढ़े थे, तो इलेक्शन के बाद लगता है सरकार इस क्षेत्र को लेकर भी कि कुछ क्षेत्र को लेकर के भी शायद बुनियादी चेंजेस ना करें। मगर पीएसयू, ओएमसीज आर वन सेंसिटिव ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जहां पर कोई बहुत आप क्लैरिटी से नहीं बोल सकते। बाकी सब सेक्टर्स में रिफॉर्म है, फर्टिलाइजर में रिफॉर्म है, मेटल में रिफॉर्म है, बैंक्स में रिफॉर्म है। ओएमसीज में मेरे को लगता है कि बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज क्रूड $100 हो गया और इमेजिन करिए मार्च अप्रैल का महीना है, उदाहरण दे रहा हूँ, तो प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा, आर दे ऑन अ वे टू स्ट्रक्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स? ये भी एक ट्रिगर है इनमें। नहीं देखिए, रिन्यूएबल तो आएगा तो जब आएगा, मगर आज तो मेरे पास डीजल की गाड़ी है, आज तो मेरे पास ट्रक डीजल का, तो आज जब आएगा तो हिंदुस्तान के अंदर जो ईवी का मार्केट शेयर है, इट इज़ नॉट इवन 2%। तो 98 तो अभी भी फॉसिल फ्यूल ही है, तो हम 98 के बारे में पहले सोचेंगे, 2 के बारे में बाद में सोचेंगे। ठीक है, आप अच्छा लग रहा है पीएसयू स्टॉक्स में, यहाँ भी अपसाइड है। अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना हो, बाजार पे मैं एक सवाल लूँगा, बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, तो कितना अपना हिस्सा रखना चाहिए पोर्टफोलियो को सरकारी कंपनियों में? मनीष देखिए, पोर्टफोलियो बनाना जो हम एक स्टैंडर्ड एडवाइस कभी नहीं दे सकते हैं। आप इसलिए स्टैंडर्ड एडवाइस नहीं दे सकते, आपका रिस्क क्या है, आपका टाइम फ्रेम कितना है, आप कितना समय तक उस पोर्टफोलियो को पकड़ के रख सकते हैं। देखिए, आप बोलते हैं जी मेरे को डाउनसाइड प्रोटेक्शन, मुझे 15% से ज़्यादा कि मैं गिरावट सहन नहीं कर सकता, तो शेयर बाजार में ना आए। आप बोलते हैं जी मेरा 6 महीने का टाइम फ्रेम है, तो शेयर बाजार में नहीं आना चाहिए। तो अगर आप 15 से 20% की डाउनसाइड या वॉलेटिलिटी टेम्पररी सहन कर सकते हैं, और अगर आपका 3 साल से ऊपर का व्यू है, तो डिविडेंड इंक्लूडेड, डिविडेंड भी मिलता है, सब पीएसयू बैंक से सरकार को डिविडेंड मिलता है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट पावर यूटिलिटीज, पावर ग्रिड, अ बैंक लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मे बी अ BOI जो जिसने भी कैपिटल रेज करी है, यह निफ्टी को करीब 40 से 50% से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं, डिविडेंड इंक्लूडेड। आपको साल का इनमें 3 से 3.5% डिविडेंड मिल जाता है, और अर्निंग्स ग्रोथ है, और वैल्यूएशंस इतने सस्ते हैं अभी कि यहाँ पर मुझे लगता है कि 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ,
2 से 3% डिविडेंड यील्ड और 10 से 15% डिविडेंड यील्ड, इन 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन अगर हम लगाएं तो 40 से 50% का गेन कुछ बड़े PSU स्टॉक्स में, NTPC, SBI, पावर ग्रिड, उनके अंदर मुझे लगता है मिल सकता है। ये सब्जेक्ट टू और कई फैक्टर्स हैं, मगर ऑन अ स्केल ऑफ 1:10 द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आई थिंक इज 5+। बाजार जो है दिन के निचले स्तर पे, निफ्टी में देखिए करीब 250 अंकों की गिरावट, करीब 300 अंकों की गिरावट है, बैंक निफ्टी भी कॉमर्स गिरावट, बहुत तेज गिरावट देखने को मिली है। क्या कोई चिंता की बात या सिर्फ एक रनिंग करेक्शन है, घबराने कोई? देखिए करेक्शन नहीं आता तो चिंता की बात होती, करेक्शन नहीं आता तो चिंता की बात होती थी, बिकॉज सोमवार आप देखिए मार्केट हर चीज़ की एक्सट्रीम में आ चुका है, एक्सट्रीम मोमेंटम, एक्सट्रीम फ्लोज, एक्सट्रीम ओवरबॉट, तीनों एक्सट्रीम हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते। मार्केट हमेशा एक बैलेंस रहता है, पर अगर बहुत ज़्यादा ओवरशूट करता है तो मार्केट जब तक नहीं करेक्ट करेगा फिर बबल बन जाता। अगर यहाँ से निफ्टी दिसंबर एंड से जनवरी तक 24-25 हज़ार हो जाएगा तो बबल हो जाएगा मनीष वो। तो करेक्शन इज़ अ हेल्दी करेक्शन। करेक्शन क्या होता है, आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं और आपको 50 माले जाना है, तो आप अगर एक साथ तो नहीं चढ़ सकते ना, आपको 10 माले पे रुकना पड़ेगा, फिर 20 माले तक थकना पड़ेगा, फिर रुकना पड़ेगा। आप एकदम अगर जाएंगे ऊपर तो आपको लिफ्ट के सहारे ही जाना पड़ेगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, जिसके अंदर और प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो करेक्शन नहीं आता तो मैं उसको कहता वो अनहेल्दी है, ये हेल्दी करेक्शन है। और करेक्शन क्या हुआ है मनीष, करेक्शन होता है जब आप देखते हैं मार्केट के अंदर की बहुत बड़ा शेकआउट होता है। आज भी अक्टूबर एंड से आप देखें तो मेरे हिसाब से निफ्टी अक्टूबर एंड डायरेक्टर साहब फायर करें अभी भी डबल डिजिट ऊपर है, स्मॉल कैप डबल डिजिट ऊपर है। तो मार्केट के अंदर देखिए ट्रेंड डायरेक्शन मजबूत है, अगर डिक्लाइन आएगी उसमें खरीदारी आएगी, मगर जो छोटे करेक्शंस आते हैं मुझे लगता है वह हेल्दी करेक्शंस हैं। मुझे नहीं लगता है बड़े करेक्शंस इस माहौल में आने वाले हैं, बिकॉज मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि इस समय को हिंदी कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार, हिंदुस्तान दुनिया का अनार इस समय हो चुका है। तो निकुंज ये बात तो ठीक है ना, आपने ठीक कहा, लगभग 20-22% ऑफ लोज हैं मिड कैप स्मॉल कैप अपने अक्टूबर लो से। तो यहाँ से नहीं ऑफ लोज नहीं, नीचे से ऊपर है। तो यहाँ से जो करेक्शंस आएंगे वो शैलो होंगे, उनसे डरना नहीं चाहिए। एक अनार 100 बीमार, सीधे तौर पे इशारे में आपने कह दिया, मौके हैं, गाड़ी छूती है तो एक मौका के तौर पे इसको देखना चाहिए, उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। और आपने इशारों में कई सारे स्टॉक्स बता दिए, कुछ स्टॉक तो आपने साफ साफ बता दिए कि क्या नज़र बना के चलनी चाहिए। शुक्रिया निकुंज सर, थैंक यू जी, विस्तार से बात करने के लिए, और ऐसे मौके पे जब हर कोई निवेश करना चाह रहा है उनके लिए कई सारे स्टॉक्स बताए। एक बात याद रखिए, द बुल मार्केट इज नॉट ओवर, डायरेक्शन ऊपर है, फेथ रखिए। मुझे याद है कि दिवाली के समय आपने कहा था कि एक सेंटा रैली आएगी और उसके बाद से हमने मुझे मनीष क्या लगता है मैं आपको बताऊं, हम एकदम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है और मंडे छुट्टी है, बिल्कुल। और हम जो मार्केट में इस समय दम मार्केट में जो है सबसे बड़ी, मैं जिससे भी बात करता हूँ ना मनीष, भले बाहर स्टूडियो के करता हूँ या मुझे लोग बाहर मिलते हैं या फिर मैं बड़े मार्केट गुरु लोगों से बात करता हूँ, सबका एक मानना है फॉरेनर्स आएंगे और मार्केट में और इन्वेस्ट करेंगे, मगर दिसंबर लास्ट वीक में फॉरेनर छुट्टी भी कर सकता है भैया। और प्रियंका मुझे याद है कि इन्होंने शो में खुद सर ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में अगर नतीजे जैसा बाजार चाह रहा है सरकार के मुताबिक आता है तो एफआईज आएंगे और भाग के आएंगे, और वही हुआ। तो उसके बाद जो बाजार फटा, इतनी बड़ी तेजी जो आ चुके हैं मनीष। तो एफआई अब मैं उल्टी आपको एक बताता हूँ रैप करने से पहले, क्योंकि अगले वीक छुट्टी आ जाएगी तो हो सकता है फ्लोज नहीं आए। इस मार्केट इस समय किस भावना पे भाग रहा है कि एफआईज आएंगे जो आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आ रहे हैं मगर वो छुट्टी के बाद है, क्रिसमस है भाई, छुट्टी करने दीजिए। थोड़ा सा लंग पीरियड वैसे भी साल के एंड में हो जाता है, छुट्टी है जी, छुट्टी पे जाने दीजिए, क्रिसमस मनाने दीजिए उनको, न्यू ईयर पे जाने दीजिए, अगले साल बात करेंगे। आप भी थोड़ा ठीक है, तो थोड़ा सा लंग पीरियड हो सकता है, बट कन्विक्शन कहीं से भी वीक नहीं हुई है इंडियन मार्केट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज आज समय देने के लिए।